हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम कर रहे थे 25 मिनट सीरीज जहां पर हम कर रहे थे बोर्ड के एग्जाम से पहले हमारे 10th क्लास की मैथ्स के जितने भी चैप्टर हैं उनके सारे के सारे फॉर्मूले और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनके बोर्ड के एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। आज है हमारा डे 7 जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या होती है, देखो ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ पे हमारा a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। a b c हमारे रियल नंबर्स हैं एंड a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, वही चीज हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो अभी ऊपर लिखी हुई है वही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए एज ए डेफिनेशन लिखा हुआ है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पर हमें कई बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर हमें कंपेयर करना होगा क्वेश्चंस को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बाद फिर हम ए बी और सी जो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, ये रियल नंबर्स हैं, इनकी वैल्यूज को हम अलग से लिख लेते हैं और फर्दर हम सॉल्व करते हैं। अब देखो जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी उनको हमारी सॉल्व करने की मेथड कौन कौन सी होती हैं। पहले हमारी तीन मेथड्स हुआ करती थी, जो बुक से हट गई है थर्ड मेथड वो है हमारी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड विच इज गुड। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे जो पुरानी बुक्स को यूज़ करते हैं वो कई बार इसके क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के। खैर वो मेथड हट चुकी है, तो हमारे पास दो मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके डायरेक्टली हम सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जो भी हमारे पास इक्वेशन दी रहेगी सबसे पहले हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब, अगर मान लो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, 3x स्क्वायर माइनस 7 प्लस 2x, राइट। अभी क्या ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रही है? नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे ये 3x स्क्वायर तो मेरा ऐसे ही रहेगा, साथ ही साथ अब मुझे यहाँ पे इस 2x को पहले लिखना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे -7। तो देखो अगर मैं इसको अब कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ तो ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये कुछ इस तरीके की फॉर्म में बन गई, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई। अब मैं कंपेयर करके लिख सकता हूँ a की वैल्यू कितनी होगी 3, b की वैल्यू कितनी होगी b इक्वल टू 2 एंड c की वैल्यू कितनी हो गई, वो है हमारा -7, राइट। इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन किस तरीके से करते हैं, ये जो फर्स्ट टर्म है और जो ये लास्ट टर्म है, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसमें जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी हम ए और सी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जिसमें जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू उसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे मान लो जब हमने ए और सी को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना निकल के आ गया, 16 निकल के आ गया। फॉर एग्जाम्पल ए सी की वैल्यू हमारी 16 निकल के आ गई, तो हम क्या करते हैं 16 का फैक्टराइजेशन करते हैं, राइट। यहाँ पे हम 16 का फैक्टराइजेशन करेंगे इस तरीके से, फिर उसके बाद हम इसके कॉम्बिनेशन बनाते हैं और वो कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से होने चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट करके तो 16 आना चाहिए लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो ये बीच की वैल्यू है बी ये आनी चाहिए। जब हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम वहां पर देख लेंगे, राइट। उसके बाद हम इक्वेट टू जीरो करेंगे और अपने वैल्यू एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, यानी हम बेसिकली रूट को फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड मेथड क्या है सॉल्व करने की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके। वो क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये अलग से और फॉर्मूला बन जाता है, इसको हम बोलते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है, देखो जैसे इसका नाम कुछ भी हो सकता है, युवान, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तो वैसे ही ये बस एक इसका डिस्क्रिमिनेंट, इसका बस एक नाम है। तो ये यूज क्यों होता है, ये इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि जब हम डी की डिस्क्रिमिनेंट यानी इस डी की वैल्यू को निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वजह से हमें इन रूट्स का नेचर पता चलता है। जो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे उनका नेचर किस तरीके का है वो पता चलेगा कि ये अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो हमें टू डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे, डी इक्वल टू जीरो है तो हमें दो इक्वल रूट मिलेंगे, और अगर डी इज स्मॉलर देन जीरो है देन हमें कोई भी रूट नहीं मिलेगा। ये हमें नेचर पता चलता है डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करके, राइट। अब ये इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, जब हम रियल लाइफ सिचुएशन में
हमारे पास कोई इस तरीके की प्रॉब्लम है जहाँ पे रियल लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर हमें पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम सिंपली डी को फाइंड आउट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमें ये पता चल जाएगा कि क्या ये पॉसिबल भी है कंडीशन या नहीं। अगर डी स्मॉलर देन जीरो आ रहा है तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें मैंगो ग्रूव, रेक्टेंगुलर पार्क, इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो अब वो पूछता है आपसे कि क्या ये कंडीशन पॉसिबल है कि हम कि अगर अगर हमारी लेंथ कुछ इस तरीके से है और हमारी ब्रेड्थ हमें कुछ एक तरीके से दे रखी है, तो क्या उस लेंथ और ब्रेड्थ का यूज़ करते हुए और जो एरिया निकलेगा उसका यूज़ करते हुए एक रेक्टेंगुलर पार्क को बनाना, मैंगो ग्रुप को बनाना, क्या ही पॉसिबल है। तो वहाँ पे आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं बैठते हो, ये लेंथ ब्रेड्थ निकालने की कोशिश नहीं करते। पहले हम क्या करते हैं, डी लेस देन जीरो। अगर हमारा ये निकालेंगे, अगर डी लेस देन जीरो आया तो हम कह देंगे कि ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, और ये दोनों कंडीशन निकल के आ गई तो हम कहेंगे कि पॉसिबल है, राइट। तो बस इसलिए इसकी ये इंपॉर्टेंस है। देन उसके बाद हम चलते हैं रूट्स में। जो वैल्यूज ऑफ एक्स हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रूट्स बोलते हैं, राइट। अब मैंने आपको पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन में बताया था कि रूट्स हमारे अलग होते हैं और हमारे जीरोस अलग होते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो उस वीडियो को जाके देख लेना। जब भी रूट्स पूछे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे ये फॉर्मूला को अप्लाई करना, जीरोस वाले के लिए उन फॉर्मूले को अप्लाई करना। अब एनसीईआरटी में आपके पास कौन कौन सी प्रॉब्लम है, देखो नंबर प्रॉब्लम्स हैं, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, एरिया एंड पेरीमीटर, वही जो मैं अभी बता रहा था, ये रेक्टेंगुलर पार्क से रिलेटेड। रेक्टेंगुलर पार्क वाला क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है, जिसे मैंने 2025 का जब मैंने कंप्लीट पेपर सॉल्व किया हुआ है उसमें मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। और अभी कुछ क्वेश्चन हम और करेंगे जो इस बार आने के चांसेस हैं। और करेंगे कैसे, वही जो दो फॉर्मूले अभी बताए उन मेथड का यूज़ करते हुए हम इसको यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है आपके लिए क्विक टिप या क्या है प्रो ट्रिप, क्या है कि भाई फैक्टराइजेशन मेथड जब आपको ट्रिकी लगे, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे बोर्ड के एग्जाम में कि भाई फैक्टराइजेशन मेथड का ही हमें यूज़ करना है और उसके बाद हमें सॉल्यूशन निकालना है, उसके बाद हमें रूट्स को फाइंड आउट करना है, बट आपसे अगर नहीं निकल रहा तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ कर लेना, आंसर बिल्कुल सही निकाल के आना, कोशिश करना फैक्टर, और रफ पेज में कहीं पर क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके आप एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना। क्योंकि कई बार क्या होगा, बड़ी वैल्यूज आएंगी और आप उनके फैक्टर नहीं कर पाओगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड में एक डिफिकल्टी ये होती है, ठीक है। और बाकी देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए बोला था स्टैंडर्ड इक्वेशन में। अरे ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर ए की वैल्यू जीरो आ गई है ना, तो अगर मैं जीरो इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे हम जीरो इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे, तो ये टर्म तो मेरा पूरा का पूरा क्या निकल के आ जाएगा, जीरो निकल के आ जाएगा। तो ये क्या बन गया मेरे पास, बी एक्स प्लस सी, यानी कि एम एक्स प्लस सी, जो होती है हमारी लाइन की इक्वेशन। तो ये तो लाइन बन जाएगी ना, बट हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पे हाईएस्ट पावर है हमारी कितनी, 2। ऑलराइट, चलो अब हमने फॉर्मूला कॉन्सेप्ट सारे के सारे देख लिए, किस तरह के क्वेश्चन हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ने होते हैं, उसका भी हमारा क्विक रिवीजन हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो देखो 4.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, हमसे पूछा गया कि हमें चेक करना है कि जो ये हमें इक्वेशन दे रखी है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखो एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या दे रखा है, एक्स प्लस वन। आप या तो इसको अलग अलग कर सकते हो, जैसे आप पहले एल एच एस लिखो, एल एच एस को सॉल्व करो, फिर उसके बाद जो आर एच एस दिया है इस आर एच एस को सॉल्व करो, फिर दोनों को बराबर इक्वेट कर दो आपस में। क्या तो सिंपली हमें दिख रहा है एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, ये किसकी तरह दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है हमें ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। सेकेंड, 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा चलो इसका पहले पूरा फॉर्मूला, ये एक्स प्लस वन होल स्क्वायर की तरह दिख रहा है, तो इसका फॉर्मूला लिख लिया हमने, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एल एच एस के लिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे, राइट। अब वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर रखी है, देखो है ना, ए इस फॉर्मूले को अप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह पे x इंटू बी की जगह पे 1, है ना। 2 इंटू एक्स इंटू 1 करेंगे तो हमारा 2x ही निकल के आएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट में 2x लिख ली। फिर उसके बाद 1 का स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर की जगह पे 1 स्क्वायर, तो ये 1 निकल के आ गया, राइट। ऐसे ही जब हम आर एच एस को सॉल्व करने जाएंगे तो 2 से मैंने x को मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा सेकेंड टर्म को, जो कि है -3, साइन को नहीं बोलना। तो इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एंड यहाँ पे हमारा निकल के आ गया 2x माइनस 6। फिर हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, जैसे 2x जो है ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे गया, अभी इसका साइन प्लस था, लेफ्ट हैंड साइड पे इसका साइन जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा। ऐसे ही
ये -6 था, जब ये इक्वल के इस साइड गया तो ये माइनस साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नंबर्स को, वैल्यूज को भेजते हैं, तो हमारे साइन चेंज हो जाते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये इधर जाके हो जाएगा +6। अब हमें देखो 2x से 2x घट गया और 6 + 1 हो जाएगा हमारा 7, यानी इक्वेशन हमें क्या मिल गई, x² + 7 मिल गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2। तो यहाँ पर ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, भाई हमें हाईएस्ट पावर मिल रही है। तो देखो क्या मैं इसे अब लिख सकता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, x² है यानी ये 1.x², ये बन गया ax² प्लस bx होता है। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, x² प्लस bx प्लस c = 0 होता है। a की वैल्यू हमें 0 नहीं चाहिए थी, तो a की वैल्यू तो हमें 1 मिल गई, तो 1.x²। bx, इसके लिए तो हमारी कोई कंडीशन थी नहीं भाई, ये बस रियल नंबर होना चाहिए, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0.x। क्यों, क्योंकि मुझे b मिल गया 0, x की जगह पे x, और प्लस c की जगह पे हमारे पास 7 ऑलरेडी है। तो देखो ये हमें मिल रहा है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने चेक करके बता दिया कि यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ऑलराइट, अब करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव। सेकंड क्वेश्चन में देखो हमसे क्या पूछा, अब ये क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे एक के की वैल्यू को फाइंड आउट करना, जो एग्जामिनर का हर बार के एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, मोस्टली आता ही आता है, एक वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम और एक के की वैल्यू फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया रखा है, अगेन चेक करना है। इस क्वेश्चन को मैंने क्यों पिक किया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको क्या होता है, इनको मल्टीप्लिकेशन करने में डिफिकल्टी होती है। तो देखो मैं इसीलिए बोलता हूँ LHS को और RHS को, जब आपको डिफिकल्टी हो पहले अलग अलग सॉल्व कर लिया करो। तो देखो अलग से लिखा मैंने, राइट, ये अलग से LHS को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। x से पहले फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x से सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू x + 1 को मल्टीप्लाई किया, फिर -2 से सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई किया, है ना। तो कितना निकल के आ गया हमारे पास, x² + x, और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया तो -2x -2, इसको सॉल्व करके मेरे पास इतना वैल्यू आ गया। सेम यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड टर्म को, फिर यहाँ पर विथ माइनस साइन फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा कितना वैल्यू निकल के आ गया, x² + 2x - 3। अब ऑब्वियसली यहाँ पे ये दोनों इक्वेट थे आपस में, तो हम अब आपस में इक्वेट कर देंगे LHS और RHS को। तो जब हमने LHS और RHS को इक्वेट किया तो देखो वही चीज़ है, x² को हमने इक्वल के इस साइड भेजा तो माइनस में चला गया, है ना। इस 2x को मैं इस साइड भेजूंगा x के, तो मेरे पास कितना बच जाएगा, ये वाला साइन इधर, ये 2x अगर इधर जाएगा तो ये जाके माइनस में चेंज हो जाएगा, -2x हो जाएगा, वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ऐसी ये -3 इस साइड जाके +3 हो जाएगा, बाकी जो इक्वेशन है वो वैसी रही। अब ये x² से x² कट हो गया, -x -2x -1 -2 क्या होते हैं वो -3, यानी ये ऐड हो जाते हैं और साइन हमें माइनस किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे -3x और +3 में से -2 माइनस हो गया, तो ये हमारे पास बच गया +1। तो हमारी इक्वेशन क्या निकल गई, -3x + 1। फिर हमने किससे कंपेयर किया, हम कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 से। इसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो देख लो हाईएस्ट पावर वाली टर्म क्या यहाँ पर है, नहीं है, यानी कि हमारा a की वैल्यू कितनी है, 0 है। हमने जब उसकी डेफिनेशन पढ़ी तो हमारी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर a की वैल्यू 0 है, तो हम इसके नीचे लिख देंगे कंक्लूजन में कि देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चीज आपको इसके नीचे लिखनी है, मैंने नहीं लिखी है, आपको लिखनी है, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, वो देखो क्या है, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमसे पूछा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। हमें दिया है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया जो है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। देखो अब आपको ध्यान देना है इस वाले में, और जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे AP वाला चैप्टर, या कोई भी क्वेश्चन जब हम करते हैं तो जो हमें गिवन डेटा होता है ना मैथ्स में, वहीं से हमारी बाकी फर्दर चीज़ें मिलती हैं। ये एक आप ट्रिक कह सकते हो या एक फिनोमिना है, इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। तो हमें जैसी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बोला तो हमें मन में ख्याल आ जाना चाहिए कि रेक्टेंगल, कहीं ना कहीं रेक्टेंगल का एरिया यूज़ होगा या कुछ ना कुछ रेक्टेंगल से रिलेटेड यूज़ होगा। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है हमें एरिया 5 to 8 मीटर स्क्वायर। द लेंथ इन मीटर्स दे रखी है हमें 1 more than twice its breadth।
अब देखो लेंथ के लिए क्या कंडीशन दे रखी है कि पहली बात तो ये कि वो मीटर में है, यानी मीटर में है, जो भी आंसर आएगा हमारा मीटर में आएगा। और जो लेंथ के लिए कंडीशन दे रखी है वो कितनी है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब उसकी जो भी ब्रेथ है उसका दुगना करो, उसका ट्वाइस करो, देन उसमें 1 ऐड कर दो। तो ये हमें कंडीशन दे रखी है। तो हमने सबसे पहले लिख लिया सॉल्यूशन में कि हमने सबसे पहले अज्यूम किया कि जो हमारी ब्रेथ है वो x है। लेंथ के लिए कंडीशन दे रखी है कि वो ब्रेथ का ट्वाइस करो और फिर इसमें +1 ऐड कर दो। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। देखो इसमें क्या है, गिवन। जनरली हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं कि ये गिवन है क्वेश्चन में, बट अगर आप और अच्छे से आंसर राइटिंग करना चाहते हो तो गिवन के आगे इस तरीके से लिख सकते हो कि 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ये हमारा गिवन है। फॉर्मूला, ये आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। फिर हमने फॉर्मूला लिखा कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। अब एरिया की जगह पे मुझे क्या दे रखा है भाई, एरिया की जगह पे मुझे दे रखा है 5 to 8 मीटर स्क्वायर ऑलरेडी दे रखा है। लेंथ की जगह पे ये जो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है 2x + 1 और ब्रेथ की जगह पे x। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया, इस वाली लेफ्ट हैंड साइड को इस साइड लिख लिया और राइट हैंड साइड को इस साइड लिख लिया। फिर उसके बाद देखो x से ये मल्टीप्लाई हुआ 2x², x से फिर सेकंड टर्म मल्टीप्लाई हुआ तो x, राइट। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इस 5 to 8 को इक्वल के इस साइड भेजा तो ये माइनस में चला गया। तो हमारे पास क्या निकल के आ गई कंडीशन, 2x² + x - 5 to 8। अब क्या आप इसको ax² + bx + c की फॉर्म में दिख रही है, यस, जहाँ पे c हमारा किसमें, माइनस में है ना। अब इसको आप ऐसा मत सोचना कि सर ये प्लस में है, सी में, ऐसा नहीं है, उसको हम +-5 to 8 इस तरीके से लिख सकते हैं। इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन एग्जाम में कई बार छोटे छोटे कन्फ्यूजन होते रहते हैं। तो हमें क्या करना था, इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था और हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। फर्दर अगर हमें यहाँ पे पूछे कि इस x की वैल्यू निकालो, लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू निकालो, अगर फर्दर क्वेश्चन को ऐड करते एग्जाम में, तो आप क्या करोगे, इनके फैक्टर्स निकालोगे, है ना। या तो आप यहाँ पे लगाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, या तो आप यहाँ पर फैक्टर निकालोगे और उसके बाद हमारी x की वैल्यू आएगी और लेंथ की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन एक बंदा है, उसकी मदर की एज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, वो उनसे 26 ईयर्स बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। फिर कंडीशन दे रखी है कि जो उनकी प्रेजेंट की एज है, ये वाली कंडीशन है प्रेजेंट की। फिर सेकेंड कंडीशन दे रखी है कि 3 साल के बाद उनकी जो एज का प्रोडक्ट होगा वो 360 होता है। अब इस सिचुएशन को हमें रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। कैसे करेंगे, दो कंडीशन बना लेंगे हम यहाँ पे दो कंडीशन बना लेंगे। पहली कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हो या आप लिख सकते हो केस 1 केस 2। ठीक है, या तो आप कंडीशन 1 लिख लो या तो कंडीशन 2 लिख लो या तो केस 1 केस 2 लिख लो। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक जगह कंडीशन लिख दिया, दूसरी जगह मैं केस 2 लिख रहा हूँ, आपको जो सही लगे वो लिखना। पहली कंडीशन के लिए क्या दे रखा है, प्रेजेंट कंडीशन, यहाँ पे आप प्रेजेंट भी लिख सकते हो। प्रेजेंट में रोहन की एज कितनी है, x है, हमने ऐसा लेट कर लिया। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसकी मदर की एज प्रेजेंट में कितनी है, x + 26 है, राइट। 3 साल के बाद सेकेंड कंडीशन, रोहन की एज कितनी हो जाएगी भाई, x + 3 हो जाएगी, और मदर की एज कितनी हो जाएगी, उसमें भी आप 3 ऐड कर दोगे तो x + 29 हो गया। अब देखो जिसको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू को लेके समझो। मान लो रोहन की एज अगर अभी 5 है तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, 5 + 26 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि वो 26 ईयर बड़ी है। अब 3 साल के बाद वाली कंडीशन में आओगे तो रोहन की एज 3 साल के बाद कितनी होगी, ये 5 साल का है तो उसमें 3 साल और ऐड कर दो, 3 साल के बाद वो जितने का इतने का हो जाएगा। रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी, रोहन की मदर अभी है 5 + 26, इनसे 26 ईयर बड़ी है, तो 3 साल के बाद वो 3 साल और बड़ी हो जाएंगी, तो ऐड कर दिया। वही चीज यहाँ पे लिखी है देखो, x + 3 और x + 26 + 3, तो यहाँ से बाद की कंडीशन निकल के आ गई। और क्या कंडीशन दे रखी है कि 3 साल के बाद के लिए कंडीशन ये दे रखी है कि 3 साल के बाद उनकी एज का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वो 360 हो जाएगा। तो जी 3 साल के बाद वाली एज है x + 3 और x + 29, इन दोनों को हमने क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई अगेन वही, फर्स्ट टर्म से पहले फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म मल्टीप्लाई, फिर सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म से सेकंड टर्म मल्टीप्लाई, वही चीज हमने यहाँ पर
कर दिया और इक्वल टू 360 हमें गिवन है। तो बस हमने यहाँ पे अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। हम फिर इसके करेंगे क्या, कंपेयर, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए इक्वल टू कितना है, 1 है, बी इक्वल टू 32 है और सी इक्वल टू माइनस 273 है। तो हम कहेंगे कि हमने क्या कर लिया, यही पूछा था हमसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज करो, हमने कर लिया। फर्दर क्वेश्चन पूछे तो हम फिर क्या करेंगे भैया, हम अगेन ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसकी फैक्टर करेंगे हम, और जो भी फैक्टर निकल के आएंगे वही हमारी एक्स की वैल्यू होंगी और हम रोहन की एज और उसकी मदर की एज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब है हमारे पास 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन। हमें क्या करना है, रूट्स फाइंड आउट करने फैक्टराइजेशन से। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 है। फाइंड फैक्टर्स ऑफ -10 दैट अप टू -3। प्रोडक्ट ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, प्रोडक्ट ए सी आ जाएगा मेरा कितना, माइनस, देखो फाइंड रूट्स बाय फैक्टराइजेशन पूछा है, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे मैंने अच्छे से लिखा है ताकि आप अगर खुद से भी पढ़ो तो आप उसको कर सको। हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसे देखना है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, यस, इसके नीचे लिख लो चलो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में ये है हमारे पास, यस। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 3, सी की वैल्यू है -10, सब चीज़ें हमने निकाल लिया। अब फैक्टराइजेशन मेथड से करते कैसे हैं, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे जब हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना निकल के आ जाएगा, -10 निकल के आ जाएगा। अब इस -10 के फैक्टर इस तरीके से हमें करने हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारी क्या हो, ये मिडिल टर्म वाली वैल्यू आए। तो हम क्या करेंगे भैया, इसके फैक्टर निकालेंगे। और वो फैक्टर कैसे निकालते हैं, लाइन कितनी सीधी बनी है, ठीक है, ये वाली लाइन को हम कंसीडर कर लेना कि ये जो लाइन बनी है ये एकदम सीधी लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 10 के फैक्टर निकालेंगे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 2 से, 2 5 जा 10, देन 5 1 जा 5। तो ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई, 2 और 5 हमें फैक्टर मिल गए। अब हम 5 और 2 को देखो, 5 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा, लेकिन हमें चाहिए -10। अब मैं माइनस कहाँ लगाऊँ, 2 और 5 में, राइट। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 मिल जाएगा, 10 मिलेगा, माइनस में नहीं मिलेगा। अब मैं माइनस कहाँ लगाऊँ, वो डिपेंड करेगा बीच वाली वैल्यू में। मुझे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है इसका इस तरीके से 2 और 5 का कि मुझे -3x मिले, राइट। बड़े वाले नंबर के आगे मैं माइनस लगा लूँ। अब 5 में से 2 माइनस होगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो हमें जो फैक्टर मिल गए वहाँ पे मैं क्या करूँगा, -5 और 2 मिल गए। तो बीच वाले टर्म को मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से, बीच वाले टर्म को मैंने क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया 5x -5x प्लस 2x में। उसके बाद अब क्या किया, ग्रुप बनाया, यानी x को कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पर, तो x -5 बचा। यहाँ पर मैंने 2 को कॉमन ले लिया, अगेन यहाँ पर हमारा x -5 बना, इसको इक्वेट कर दिया हमने 0 के। देन हमारी वैल्यू निकल के आ गई रूट्स की 5 और -2, सिंपल। तो यहाँ से हमारी रूट्स की 2 वैल्यू निकल के आ गई। यही हमसे पूछा था कि हमें फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए रूट्स फाइंड आउट करने थे, हमने कर लिए, सिंपल। अब इसमें क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एग्जाम में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो रूट्स होते हैं ना, इन रूट्स को देखकर कई सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि हमें किस तरीके से फैक्टर निकलेंगे, फैक्टर निकालना सीखने के बाद। तो हमें क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट के साथ स्टिक रहना है। फर्स्ट और लास्ट टाइम को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट टाइम को हम जब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई 5 √2। रूट से रूट मल्टीप्लाई होता है तो हट जाता है, तो हमारे पास बच गया 5 × 2, यानी वैल्यू कितनी आ गई, 10। हटा कैसे, रूट से, जब √2 से √2 को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 2 × 2 बन गया, और ये हो गया हमारा 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 किसका होता है, वही 2 का होता है। तो हमारे यहाँ पे 2 निकल के आ गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके हमारा 10 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके अगेन कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो हमें अगेन कौन सी वैल्यू मिल गई, 5 और 2 रूट मिल गए हमें, यानी कि अब स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म से हम बीच वाले टर्म को कैसे तोड़ेंगे, 5x प्लस 2x में तोड़ दिया हमने। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, x को कॉमन लिया, ग्रुप बनाया और x को कॉमन ले लिया। x को कॉमन लिया तो अंदर बच गया √2 + x, √2 + 5, और यहाँ पर मैंने √2 को कॉमन लिया है। जब मैं √2 को कॉमन लूंगा तो इस वैल्यू की जगह पे क्या बच जाएगा, इस वाली वैल्यू की जगह पे अंदर √2 बच जाएगा, क्योंकि √2 से √2 मल्टीप्लाई होगा तो हमें 2x मिलेगा।
प्लस यहाँ से √2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे बच गया मेरे पास 5। अब अगेन हम क्या करेंगे, इससे इक्वेट करके 0 के इक्वेट कर देंगे, ठीक है। अब वो काम आपका है, बारी बारी से इसको 0 कर लेना। √2 + 5 = 0 कर लेना। और दूसरी कंडीशन कौन सा ग्रुप बन रहा है, x + √2, इसको 0 कर लेना। तो यहाँ से हमारे 2 रूट निकल के आ जाएंगे। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान देना कि जैसे ये वाली वैल्यू है ना, √2x + 5 = 0 है। चलो इसको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान देना है। √2x = यहाँ पे आएगा मेरा -5, फिर x = -5 अपॉन √2। डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं आता है, इसलिए हमें रैशनलाइजेशन करना होता है, रूट को हटाना होता है। तो इसको मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में। तो अब मेरे पास आंसर कितना बच जाएगा भाई, -5 √2, और यहाँ आ जाएगा 2। तो हमें ध्यान बस इस चीज़ का देना है कि हमें डिनोमिनेटर में हमारा रूट नहीं आना चाहिए, दैट्स इट। बाकी दूसरी वाली को इक्वेट करके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन अगेन, अब ये आने वाले 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है 2 कॉन्जिक्यूटिव। पहले तो हमें इस कॉन्जिक्यूटिव मीनिंग को भूलना नहीं है। इसका मतलब होता है एक के बाद एक, यानी कि अगर पहला नंबर 5 है तो दूसरा नंबर कितना होगा, 6 है ना। अगर पहला नंबर 1 है तो दूसरा नंबर कितना होगा, 2। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले नंबर्स। फिर सेकंड कंडीशन दे रखी है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, भाई नेगेटिव इंटीजर नहीं होने चाहिए, कंडीशन दे दी है। द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अब जो ये दो नंबर है ना, जब हम इनका स्क्वायर करके इनका सम करते हैं तो हमें 365 मिलता है, ये कंडीशन दे रखी है। देखो अब इसको ध्यान से देखो, मैंने कहा 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यानी अगर पहला 5 है, दूसरा निकल के आया 6। कैसे 6 कैसे आया, मैथमेटिकल टर्म में देखे 6 कैसे आया, पहला नंबर है 5 तो दूसरा नंबर हमारा कैसे निकल के आया है 6। जब मैंने 5 + 1 किया तब मुझे वैल्यू मिली है 6। अब मैं इसको, यहाँ पर हमें वैल्यू नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, तो अगर मैं 5 की जगह पे मैं कहूँ कि पहला नंबर हमारा x है, तो सेकेंड नंबर नहीं पता अगेन, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या बन गया, x + 1 बन गया, राइट। तो वहीं पर अज्यूम कर रखा है हमने कि लेट जो हमारे इंटीजर्स हैं वो पहला नंबर है x, दूसरा नंबर है x + 1। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या तो पूरा पूरा लिखो, या आप जो अपनी नोट्स की कॉपी में जो आप लोगों ने लिख रखा है कि ATQ हर जगह पे, तो वो ATQ यहाँ पे लिखो कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दो नंबर्स के स्क्वायर का सम, समझ गए, वो कितना है, 365 है। ये अगेन अभी किया था, a + b का होल स्क्वायर है, तो इसको हमने ओपन कर लिया, फॉर्मूला लगा दिया, फिर इस 65 को इधर भेजा तो हमारे पास ये इस तरीके से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गई। अब हमें यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये सारे के सारे हमारे इवन नंबर्स हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये भी, और यहाँ पे 364 का 4 दिखाई दे रहा है, यानी इसमें हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि 2 को कॉमन लो, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि हमने डिवाइड बाई 2 कर लिया, आपकी मर्जी, आप जो भी करना चाहें। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन है वो हमारी छोटी बन गई, और इससे हमें फ़ायदा हो गया। इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, अब हम जो फैक्टर निकालेंगे, जैसे देखो प्रैक्टिस करते करते हमें पता चल जाता है कि इसके फैक्टर्स तो भाई ये हैं, राइट। दूसरा इसकी होती है शॉर्ट ट्रिक वाली मेथड होती है। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक सीखनी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं शॉर्ट ट्रिक मेथड को बना के आपके लिए अच्छे से अपलोड कर दूंगा। अदरवाइज अगर आप फिलहाल अभी बोर्ड के पेपर के टाइम पे अगर आप फैक्टर के टर्म में नहीं पढ़ना चाहते हो, तो आप सिंपली यहाँ पे 182 लिखना और इसके फैक्टर्स निकालो। आप यहाँ पर फैक्टर्स निकाल के आप उनका कॉम्बिनेशन बनाना, कॉम्बिनेशन बना के आपको 14x और 13x कॉम्बिनेशन मिलेंगे, राइट। मल्टीप्लीकेशन करके 182 आएगा, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारा कितना आना चाहिए, 1x आना चाहिए। तो वही चीज़ है, यहाँ से हमारे दो फैक्टर बन गए। फिर उसके बाद इनको इक्वेट करो 0 के, आपको एक वैल्यू मिल गई -14, दूसरी वैल्यू मिल गई -13। -14 वाली वैल्यू को हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें केवल पॉजिटिव इंटीजर्स को लेना है। तो नेगेटिव इंटीजर्स वाला हमारा कैंसिल हो गया, रूट हमारा कैंसिल हो गया, तो हमें मिल गया दूसरा वैल्यू बच गया हमारा 13। यानी पहला नंबर अगर हमारा 13 होगा तो दूसरा नंबर कितना होगा भाई, दूसरा नंबर हो जाएगा हमारा 14। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे। फिर हमारा क्या, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। हमें नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करने हैं। इफ रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। सबसे पहले हमें डायरेक्ट रूट की तरफ नहीं जाना है कि फैक्टर निकाल के हमने रूट निकाल दी, पहले हमें देखना है कि क्या इसके रूट्स पॉसिबल भी हैं या नहीं है। अब इस तरीके की क्वेश्चन है तो वही सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लिया। फिर ए बी और सी की वैल्यू लिख ली हमने कंपेयर करके, वो तो दिख रहा है ना हमें, ए की वैल्यू
2 है, बी की वैल्यू -3 है और सी की वैल्यू 5 है। कंपेयर करके हमें पता चल गया। फिर हम नेचर ऑफ रूट कैसे पता करते हैं? इस डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करके। ये एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना, और के की वैल्यू भी वहीं से निकलती है। अभी हम करेंगे क्वेश्चन, पता चल जाएगा। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम। 3 कंडीशन है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाला। ये जो ये वैल्यू यहाँ से आ गई, कंपेयर करके देखो हमने उसको पुट किया तो ये माइनस में आंसर मिल गया। तो हमारे पास जो 3 कंडीशन है, थर्ड कंडीशन क्या थी? जब डी माइनस में आ जाए, यानी माइनस का मीनिंग 0 से लेस वाला नंबर है, तो डी की वैल्यू हमें 0 से लेस मिल रही है। तो ऐसी वाली कंडीशन के लिए क्या होता है कि हमारे भैया रूट्स हमारे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अब वही चीज़ यहाँ पे पूछी थी कि अगर एग्जिस्ट करते हैं तब हमें रूट्स निकालने, अब करते ही नहीं है एग्जिस्ट तो हम रूट फाइंड आउट नहीं करेंगे, आंसर हमारा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं रूट, कंपेयर किया अगेन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर किया, ए बी सी की वैल्यू ले ली, डिस्क्रिमिनेंट का नेचर चेक करने के लिए डी इक्वल टू का फॉर्मूला लगाया हमने, और यहाँ पे अप्लाई करने का 12 मिल गया। 12 क्या है? अगेन ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 के लिए क्या कंडीशन है भाई? जब ग्रेटर देन 0 आता है डिस्क्रिमिनेंट, तब हमारे जो रूट्स होते हैं वो 2 रूट्स निकल के आते हैं जो रियल होते हैं और अलग अलग होते हैं। ठीक है। और थर्ड वाली कंडीशन क्या होती है भाई? जब हमारे क्या होंगे, रियल भी होंगे और लेकिन इक्वल रूट होंगे। तो देखो अब उसने क्वेश्चन में बोला कि अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है जहाँ पे रूट एग्जिस्ट करते हैं, यस यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, हमें रूट्स निकालने हैं, लेकिन अब उसने ये नहीं बोला कि इसमें फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करो। अब आपकी मर्जी, आप फैक्टराइजेशन मेथड से करो या सिंपली क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करो कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2। अब यहाँ पे मैंने डी डायरेक्टली क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे? क्योंकि हम यहाँ पे डी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं ना, तो अब पूरा फॉर्मूला लिखने का कोई मतलब नहीं है। डी की जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखे अगेन कैलकुलेशन करो। भाई ये वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाल रही है जो हमारी 12 आ रखी है, तो डायरेक्ट हमने फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर लिया। इस तरीके से हमारे पास क्या निकल के आ गई? 2 इक्वेशन निकल के आ गई, मतलब 2 सॉल्यूशन निकल के आ गए, 2 रूट्स निकल के आ गए, एक प्लस वाली वैल्यू और एक माइनस वाली वैल्यू। तो यहाँ पे आप सेपरेट करके इस पोर्शन में यहाँ पे लिख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में पूछा हमारा फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। राइट, ये क्या है हमारे पास? 2x स्क्वायर प्लस के एक्स। यही क्वेश्चन जो मैंने बोल रखा है कि ये एग्जाम में बहुत बार आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? कंडीशन दे रखी है सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होते हैं भाई? जब हमारा डी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब 0 होती है तब हमारे इक्वल रूट्स होते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए, तो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दिया यहाँ पे, और इसको हमने कंपेयर किया अगेन, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है के, सी की वैल्यू है 3 है, हमें दिख रहा है कंपेयर करके, और हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया फॉर इक्वल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। अब इसकी जगह पे हमने पुट कर दिया के स्क्वायर, यहाँ पे हमने 4, ए की जगह पे हमारा कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई 2, सी की जगह पे आ जाएगा 3 इक्वल टू 0। बस इसको फर्दर सॉल्व कर लो, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके आ गया -14 इक्वल टू के साइड भेजा तो साइन चेंज हो गया। यहाँ से जब हमने स्क्वायर को हटाया तो आंसर निकल के आ गया हमारा प्लस माइनस अंडर रूट 24। अगेन इसकी अगर आप फैक्टर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, या तो आप इतना भी छोड़ के आ सकते हो। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो पहले आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, वही फैक्टर इसके कर रखे हैं। 2 का स्क्वायर रूट होता है भाई, 4 का स्क्वायर रूट होता है भाई 2, तो 2 बाहर आ गया, 6 का नहीं होता है तो अंडर रूट के अंदर आ। इस तरीके से हमारी के की वैल्यू निकल जाती है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिनट नहीं लगाने हैं हमें। क्वेश्चन में है इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना है, क्या है इसको बनाना पॉसिबल है? वो कैसे पता चलेगा? नेचर ऑफ रूट से पता चलेगा। कंडीशन क्या दे रखी है? लेंथ कितनी है इसकी? 12 से ब्रेड्थ है। अच्छा ये क्वेश्चन कर लिया क्या अभी हमने? चलो देखें एक बार, यही क्वेश्चन किया था ना हमने अभी। रेक्टेंगुलर प्लॉट 5 to 8 मीटर स्क्वायर, रेक्टेंगुलर प्लॉट 5 to 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का क्वेश्चन था, ये रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव का क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। आई होप इसको आप कर पाओगे, क्योंकि जस्ट सेम क्वेश्चन ऐसा ही ऊपर बता रखा है। कंडीशन भी सेम टू सेम दे रखी है, बस +1 नहीं दे रखा। वहाँ पे क्या दे रखा था? उसकी जो लेंथ थी वो ब्रेड्थ के ट्वाइस में 1 ऐड और हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं दे रखा। यहाँ पे क्या है, अगर हम ब्रेड्थ को अज्यूम करेंगे इतना, तो लेंथ के लिए कंडीशन दे रही है वो उसकी ट्वाइस है।
एरिया भी दे रखा है हमारा 800 मीटर स्क्वायर, तो एरिया लिखा हमने एल इंटू बी, सेम टू सेम क्वेश्चन है ना, लेंथ की जगह पे 2x, ब्रेथ की जगह पे x, मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0 मिल गया। इसको कंपेयर किया हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन रही है। फिर उसके बाद हमें पता करना है कि क्या रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बनना पॉसिबल भी है इस कंडीशन के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने अप्लाई कर दिया, यहाँ से जब हमने वैल्यू निकाली डी की तो वाई हमारी कितनी 1600, 1600 क्या है, 0 से बड़ा है, यानी पहली कंडीशन। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है तो हमारे रूट्स पॉसिबल होते हैं, तो वही कंडीशन हमें लिख दी कि हाँ भाई हमारे रूट्स पॉसिबल है। और हमारे क्या होते हैं, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, तो हमारे इसके दो वैल्यूज के कौन सी निकल के आ जाएंगी, प्लस माइनस 20। लेकिन जब आप रेक्टेंगुलर बनाने जाओगे, मैंगो ग्रुप बनाने जाओगे, भाई सीधी सी बात है, जो आप डायमेंशन लोगे वो माइनस में लोगे तो नहीं, तो माइनस वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, तो आंसर हमारा केवल क्या रहेगा 20। यानी कि जो हमने एज्यूम किया था कि ब्रेड्थ हो जाएगी हमारी एक्स की वैल्यू मिल गई है हमारी कितनी 20, तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 2 इंटू 20 यानी कि 40। ठीक, आंसर में क्या क्या इसके आंसर को हमें यूनिट में, इसके लिए यूनिट दी गई है, चेक कर लेंगे, यस यूनिट दी गई है, तो आंसर में हमारा क्या हो जाएगा मीटर और मीटर। देखो हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी थी, तो लेंथ मिल गई हमें 20 मीटर और ब्रेड्थ मिल गई मुझे 40 मीटर। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है के की वैल्यू को फाइंड आउट करना, क्योंकि हमें उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू इक्वेट करना है उसको 0 के, और वहाँ से के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वही है। उसके अलावा जो वर्ड्स प्रॉब्लम है वो भी हमने यहाँ पे देख लिए हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कर लेते हैं। इसके बाद जितने भी हाईएस्ट वेटेज वाले क्वेश्चन है, ट्रायंगल, कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री, वो सब हमने कर लिए हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक एपी को। ओके,